एवरीवन, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब? तो आज जेई का जो फर्स्ट सेशन हुआ है, हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेटा। मेरा नाम विनय कद, आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी। जो बेटा चुनिंदा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं वही वाला डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट। जो मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बहुत सिंपल आए हैं, मैं उस वाले पार्ट पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। एंड जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, जो यूनिक क्वेश्चंस हैं, जैसे जिसमें या तो न्यूमेरिकल जो है, जो लेंदी न्यूमेरिकल गए हैं, मैं उसको देखूंगा एक बार, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जिसमें उसने मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करा है। जैसे कि हर बार का यही है कि फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years एक ही चीज़ मैं बार बार हर बच्चे को कहता हूँ हर सेशन में कि बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस पर थोड़ा सा जोर डालिए। डू मार्क्स मेथड, केरियस मेथड, जेल्डल मेथड, ये लेबिक टेस्ट, लेजेन एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ आपके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पीओसी का ये जो पार्ट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इवन सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सॉल्ट एनालिसिस, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्ट एनालिसिस कहाँ दिया जाता है। अब सोचो, ये वही बच्चे होते हैं कि जो तैयारी कर रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि सॉल्ट एनालिसिस दिया कहाँ गया है। कोचिंग के मॉड्यूल्स में तो दिया जाता है, बट अगर एक नॉन कोचिंग वाला जो बच्चा है, जिसने कोचिंग नहीं जाता, अब वो उसको भी पता है कि सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, बट इसको मैं पढ़ूँ कहाँ से? तो बेटा सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है वो लैब मैनुअल में से पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, जो लैब मैनुअल होती है वहाँ से आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अच्छी किताबें आती हैं, वहाँ से पढ़िए। एंड नहीं तो अपने टीचर्स के नोट्स पर भरोसा रखिए। जो अच्छी किताबों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रूटफुल एक्सट्रैक्ट जो होता है, वही एक टीचर अपने नोट्स लिखवा देता है अपने बच्चों को। तो अगर टीचर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, उनके नोट्स पढ़िए। नहीं तो बेटा लैब मैनुअल में वो वाला पार्ट दिया होता है। बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म आई है, ठीक है, उसने क्या करा है, एक कंपाउंड दिया है, उस पर रिडक्शन करवा दी, उसकी डायजोटाइजेशन करवा रहा है, कपलिंग करवा रहा है, और फिर फाइनल वाले में क्या पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर क्या रहने वाला है, परसेंटेज बताइए। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल फाइनल वाले कंपाउंड में मेरे पास नाइट्रोजन है, तो उस फाइनल कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट, ऐसा कुछ उसने पूछा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते एंड शुरू करते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। एंड लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला आपके पास क्या आया है, फॉर द टू केमिकल रिएक्शंस ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जीज इज 20 किलो जूल्स। अच्छा, दस 20 किलो जूल्स इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द टू डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, दो अलग रिएक्शंस की, हर रिएक्शन की बेटा एक एक्टिवेशन एनर्जी रहती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाऊं तो बच्चे, यहाँ पर आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाते थे। ठीक है, लेट्स से इस वाले पार्ट को आप डेल्टा एच बोलते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ एनर्जी किसकी रहती है बच्चे, प्रोडक्ट्स की एनर्जी रहती है, ये एनर्जी रिएक्टेंट्स की रहती थी। और यहाँ पर आप कुछ बोलते थे, इस एनर्जी को बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली अगर एक रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप होती है, उसके लिए कुछ कर्व्स ऐसे रहेंगे आपके, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। सो इस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इतनी है, इस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम है। जिस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है, वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप रहता है। फाइनली वही डिसाइड करता है रिएक्शन की स्पीड, गति कितनी होने वाली है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर ऐसा कुछ ग्राफ की नॉलेज, ये तो चलो हमने ठीक है साथ साथ रिवाइज भी कर लिया है, पुरानी यादें ताज़ा कर ली हैं। बट यहाँ पर दो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी का क्या दे रखा है आपको, सीधा सीधा डिफरेंस दे रखा है। ठीक है बेटा, ए और बी कोई रिएक्शंस हो रही है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आपको 20 किलो जूल्स दे रखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द चेंज change in the activation energy is basically this delta is change in the activation energy for the two reactions is 20,000 joules। मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है बच्चे, एट 300 केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, तो दोनों केमिकल रिएक्शंस किस पर हो रही है, 300 केल्विन पर हो रही है। दोनों केमिकल रिएक्शंस 300 केल्विन पर हो रही है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, ऑब्वियसली द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन विच इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एंड इसके अलावा बेटा आपको क्या दे रखा है, अच्छा पूछा क्या क्या है, डिफरेंस बेसिकली आपसे पूछा है लॉग बेस ई के बी बाई के ए। ओके, सो लॉग बेस ई के बी बाई के ए पूछा गया है आपसे। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है, इसका सीधा सा आपको इसमें फॉर्मूला डाल देना है कि एक्टिवेशन एनर्जी, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी,
चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन गैस आर टाइम्स टी। ठीक है, हर एक चीज़ को आप एसआई में डालेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी उसने बेटा किलो जूल्स में दी है, आप उसको जूल्स में डालिए। बिकॉज आर की जो वैल्यू है वो 8.31, वो जूल्स यूज़ करेंगे तो आपको यूनिट्स भी मैच करवानी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20,000 किलो जूल्स को जस्ट मैंने सिंपली किस में लिखा है बच्चे, जूल्स में लिखा है। आर की वैल्यू जो होती है बेटा दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25/3 भी लिख सकता हूँ इसको। आर को बेटा मैं 25/3 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो आर को लेट्स मैं लिखता हूँ 25/3। तो टेम्परेचर उसने कितना देखा बेटा 300 केल्विन। सो इट इज बेसिकली लॉग बेस ई, सॉरी इट इज लॉग बेस ई के बी बाई के ए। तो यहाँ से बेटा तीन जीरो से तीन जीरो तो नहीं, दो जीरो तो कट रही हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल, ऊपर कितना बचा है 200, नीचे बच रहा है कितना 25, इट इज 25/200 8 आ रहा है। तो आंसर आपका यही है जी, लॉग बेस ई के बी बाई के ए इज इक्वल्स टू 8 8 आंसर आपका है। ऑल राइट, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इन द केरियस मेथड 0.75 gram of an organic compound giving 1.2 grams barium sulfate which is basically BaSO4, right? देखो अगेन आई जस्ट हैड मेंशनड यू कि केरियस डूमास ये बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड चीजें हैं जी, पता है सबको कि आएगी ही आएगी। ठीक है, 1.2 ग्राम बेरियम सल्फेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। ओके जी फाइन, ठीक है, मोलर मास हमें पता ही है। अच्छा बेरियम सल्फेट का क्या दे रखा है बेटा आपको, बेरियम सल्फेट इसमें आपको दे रखा है मोलर मास इज 233 ग्राम्स पर मोल। ठीक है बेटा, यहाँ उसने थोड़ा सा मे बी इट इज 233 मोल इनवर्स लिख रखा है, इट इज एक्चुअली ग्राम पर मोल, राइट? ओके, एंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको दे रखा है कितना बच्चे 0.75 ग्राम। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट निकाल लीजिए, बेरियम सल्फेट के आप मोल्स निकाल लीजिए। एंड मतलब मोल्स बेसिकली किसके, बेरियम सल्फेट के निकाल लीजिए विच इज बेसिकली 1.2 ग्राम। सो 1.2 is the given weight of the barium sulfate, right? 1.2 is what, the given weight of the barium sulfate, and the barium sulfate का जो मोलर मास है वो भी आपको दे रखा है। इतना आसान है कि देखो वो भी आपको सीधा सीधा दे रखा है, तो इट इज 233। यहाँ से आपको आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। फिर मैं क्या कर देता हूँ, मास ऑफ सल्फर निकाल लूंगा, मास ऑफ सल्फर in basically given moles of barium sulfate कितना होगा बच्चे, सल्फर का एटम एक ही है, बेरियम सल्फेट के अंदर एक ही एटम है, एंड एक एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होने वाला है दैट वुड बी 32, राइट? सो अगर दो होते तो इट वुड बी 64, राइट? सो इसका मास कितना होगा, सो बहुत इजी है, मोल्स मेरे को पता ही है बेटा 1.2 है, 1.2 बाई 233, ये क्या है, given moles of barium sulfate multiplied by number of atoms of sulfur is 1, you can simply देख सकते हैं, बेरियम सल्फेट के अंदर एक ही एटम है, एंड उसका वजन जो होगा वो कितना होगा 32 होगा। तो दिस इज द व्हाट, गिवन वेट ऑफ द गिवन वेट ऑफ द दिस इज द गिवन वेट ऑफ सल्फर। आपसे क्या पूछा गया बेटा, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए आप सिंपल सी बात है, क्या करिए बेटा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लेट्स से कैलकुलेटर को यूज कर लेता हूँ। तो बहुत इजी है ये, इट इज 1.2 टाइम्स 32, इट इज 38.4, और नीचे आ रहा है बेटा 233, राइट? डिवाइड बाई 233, डिवाइड बाई जैसे इसको 233 से कर रहा हूँ तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.1648 ग्राम्स। एंड परसेंटेज सल्फर कितना होगा बेटा, गिवन वेट ऑफ सल्फर, गिवन वेट ऑफ सल्फर बाय गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100, परसेंटेज है बेटा क्योंकि। तो गिवन वेट ऑफ सल्फर कितना है 0.1648, and the given weight of is 0.75 times 100. So if I multiply it by
सो ये आपके पास आ रहा है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 21.97%, ये 9 है। अप्रॉक्सीमेटली द आंसर वुड बी 21.97, सो ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इजी है। डूमा, जेल, लीबिग्स, लजेन एक्सट्रैक्ट, जिसमें सोडियम फ्यूजन वाले कोवलेंट को जी हम आयनिक में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। ब्राउन रिंग टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्यों उसमें NO प्लस में रहता है नाइट्रोसोनियम, क्यों शो करता है वो एक पॉजिटिव लिगेंड क्यों होता है, तो ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। Consider the following reaction: Ca plus 2HCl gives CaCl2 plus H2. Okay, fine. We have 14 grams of calcium reacting with the excess of HCl. कमाल की बात ये है कि बेटा अगर उसने excess of HCl दे दिया है तो that means HCl is not a limiting reagent. Choose the incorrect statement. Okay, 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 okay. ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ही लिख लेता हूँ। मुझे पता है जी Ca प्लस, मैं एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। Ca प्लस 2 moles of HCl gives CaCl2 plus H2 सॉरी, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ठीक है। Cl कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी 2 हैं, 2 H, बैलेंस्ड है रिएक्शन। बहुत बढ़िया जी, रिएक्शन बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। देखो अब कह रहा है वो 14 ग्राम। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये है। अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका 1 प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 1 मोल कैल्शियम फॉर्म्स 1 मोल CaCl2 and 1 mole calcium forms 1 mole H2 as well, right? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, H2 का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1। अब वो कह रहा है मास ऑफ प्रोड्यूस्ड कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड इज 38.3। लेट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूँ किसके, और कैल्शियम के। मोल्स फॉर कैल्शियम निकाल लेते हैं। कैल्शियम का वेट कितना दे रखा है बेटा आपको, 14 ग्राम्स, राइट। और इसका मोलर मास होता है कितना, 40, सो इट इज लाइक कितना, 7/20। सो आई कैन से 1 मोल बनाता है, सो 7/20 मोल्स H2 क्या बनाएंगे, 7/20 मोल्स CaCl2। एंड वेट कितना होगा CaCl2 का, वेट ऑफ CaCl2 कितना होगा, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई इसका वेट कितना होगा, कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40, एंड Cl का होता है 35.5, तो 71 ये हो गया, 40 ये हो गया, 111 ये हो रहा है आपका। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इजीली कितना आ रहा है ये, 777/20, ओके 777/20, इसको कर लेते हैं, इट इज 38/20, इट इज 38.85 ग्राम्स। तो जी इतना बन रहा है। मास ऑफ प्रोड्यूस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 38.5, तो भाई ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 0.35, ओके H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1, तो बेटा 1 से 1 बनता है, 7/20 से 7/20 ही बनेंगे, है ना। तो 7/20 को सॉल्व कर लीजिए आप, मोल्स H2 आप कर लीजिए भाई, 27,003,005.35 है, तो सीधा सीधा 0.35 मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस इज 7.84, ओके जी। अगर एट STP, ऑब्वियसली STP पर ही होगा, अगर बेटा मोल्स 0.35 है तो वॉल्यूम एट STP वुड बी, volume at STP simply moles multiplied by 22.4 liters. So 0.35 times 22.4, so 0.35 times 0.35 times 22.4, so it is 7.84 liters. क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट STP 7. बिल्कुल जी, ये बात भी सही है, तो आंसर होगा ये वाला, ये फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स सही है, ठीक है। मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस्ड इज 3.885, ये तो जी सरासर नाइंसाफी है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 ग्राम Ab2 is dissolved in 50 ग्राम सॉल्वेंट, ओके जी Ab2, ओके सॉल्व 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, सच दैट द डेल्टा TF इज 0.689 केल्विन, केल्विन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हेन 1 ग्राम Ab
ABB कुछ है कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट, अगर उसको हम सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें जिसका डेल्टा TF आपको 1.176 दे रखा है, फाइंड द मोलर मास ऑफ AB2 OKG फाइन। KF दे रखा है, सेम सॉल्वेंट है, और दोनों क्या बोला है जिसने, बोथ AB एंड AB2 आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के दोनों क्या है, AB एंड AB2, एक सेकंड, हाँ ओके, AB एंड AB2 आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन्स बेटा अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इनका जो बेंटो फैक्टर होने वाला है वो 1 होने वाला है, सिंपल सी बात है, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उनका बेंटो फैक्टर कितना रहेगा बच्चे, 1 रहेगा। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको एक चीज क्या करनी है, आप लिखिए ध्यान से, अगर फॉर मैं AB2 के लिए बात लिखूं, फॉर AB2 लेट्स से 1 ग्राम, एंड लेट्स से इसका जो मैं मोलर मास मान लेता हूँ AB2 का, मैं अज्यूम कर लेता हूँ दैट इट वुड बी x ग्राम्स पर मोल, एंड फॉर AB के लिए बेटा हम कर लेते हैं मोलर मास जो है इसका AB का, वो हम मान लेते हैं इट इज y ग्राम पर मोल। सो अगर मैं AB2 के लिए लिखूं फॉर AB2, सो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा TF इक्वल टू I टाइम्स KF टाइम्स M, you know I is 1, so delta TF equal to KF is 5, given 5 kilo mole kilo per mole times Kelvin, ठीक है। और मोलैलिटी कितनी होगी, अच्छा ये मोलैलिटी है, ये क्या है बच्चे, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, ये मोलैलिटी है आपके पास, तो मोलैलिटी कितनी होगी, गिवन वेट इज 1 ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास, अच्छा क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, द गिवन वेट ऑफ सोल्यूट विच इज AB2 here is 1 ग्राम, एंड द मोलर मास जो हमने उसको माना है वो हम क्या मान ले रहे हैं बेटा, x मान रहे हैं, तो 1/x क्या हो गया बेटा, ये 1/x हो गए मोल्स, दिस 1/x इज मोल्स, ये तो बेटा जी मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास डालेंगे केजी में, नाउ सॉल्वेंट इज गिवन simply 50 grams, but you have to put solvent in kilograms, so it would be 50 by 1000, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एंड फॉर AB के लिए आप लिख सकते हैं बेटा डेल्टा TF अगेन इक्वल टू I टाइम्स KF टाइम्स M डैश, so it is again 5 into 1 by y into 50 into 1000, और ये जो डेल्टा TF डैश है ये आपको दे रखा है कितना बेटा, उसके लिए रखा है 1.176, यहाँ पर दे रखा है आपको ये जो डेल्टा TF की वैल्यू है ये आपको दे रखी है 0.689, तो यहाँ से आप x सॉल्व कर लेना, यहाँ से आप y सॉल्व कर लेना, एंड यू विल सिंपली गेट द आंसर्स, ठीक है। डेल्टा TF कितना दे रखा है बेटा, उसने x के लिए कितना दे रखा है आपको, x के लिए कितना, 0.69, 0.689 इज इक्वल्स टू डेल्टा TF, जो कि उसने x के लिए दे रखा है, I1 है 1/x इंटू 50 टाइम्स 1000 इंटू 5, और ये हो गया फॉर AB2, फॉर AB आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 1.176 इक्वल टू 1/y टाइम्स 50 इंटू 1000 इंटू G5, ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट discharge, when electric discharge is put on the hydrogen it emits discrete frequency in terms of EMR, जी बिल्कुल सही बात है, frequency of the helium plus ion of the second line of बाल्मर, सेकंड लाइन, अच्छा बाल्मर क्या होता है बेटा, बाल्मर होता है जिसके लिए ग्राउंड स्टेट 2 हो, तो सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ, ऑफ बाल्मर, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, N4 से N2, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हीलियम प्लस के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा हाइड्रोजन के लिए क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन का मतलब क्या होता है, लाइमन का मतलब बेसिकली N1 होता है, और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर फर्स्ट लाइन का मतलब होगा सिंपली N2 से N1। सो अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में कंपेयर करूँ या Li+2 में कंपेयर करूँ या Be+3 में कंपेयर करूँ, सो यहाँ से यहाँ जाने पर एटॉमिक नंबर डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में बात करूँ तो लेट्स से इसका N2 से इसका N1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, डबल है, इसका N2 का डबल कितना होगा, N4, और N इसका N2, और यहाँ से लिखेंगे आप इसका डबल N2 से N1, N2 का डबल N6 टू N3, यहाँ पर बेटा N8 एंड 4 टाइम्स, तो N2 का 4 टाइम्स 8 तो N4 एंड 1 का 4 टाइम्स, ये सारी एक ही बात है, ध्यान रखना बेटा। सेकेंडली अगर मैं कह दूँ लेट्स से
फॉर एग्जांपल इसमें हम बोल सकते हैं N4 टू N2, और ये जैसे अगर मैं कह दूं कि N3 टू N2, अब हाइड्रोजन से हीलियम जब मैं जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर मेरा डबल है, तो N3 का डबल कितना होगा N6, और N2 का डबल कितना होगा N4। तो अगर मैं हीलियम प्लस में N6 से N4 मूव कर रहा हूँ, और हाइड्रोजन में मैं N3 से N2 मूव कर रहा हूँ, और Li+2 में इसका इसका ट्रिपल है, तो N3 का ट्रिपल कितना होगा N9, और 2 का ट्रिपल कितना होगा बेटा ट्रिपल ट्रिपल N6। तो ये सेम है, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म इसके लिए, ये टर्म इसके लिए, ये टर्म इसके लिए, सब सेम है। अब आप देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हीलियम, तो इसका N2 से N1, अच्छा हाइड्रोजन का हीलियम जब जाओगे तो एटॉमिक नंबर डबल, तो N2 का डबल N4, N1 का डबल N2, N2 में अब आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बामर, क्योंकि आ N4 से रहे हैं तो सेकंड लाइन, और वो N2 से N1 हाइड्रोजन के, क्योंकि आ हम N1 में रहे हैं हाइड्रोजन में, तो लाइमन कहाँ से आ रहे हैं N2 से आ रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो ये बात भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके फाइन, पीटीजी ओके। देखो 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 देखो, पहली बात तो बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये COH था, मैंने इसमें देखा, और ये थोड़ा सा करेक्ट गलत है क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें ऐसा था कि कंपाउंड ए कुछ, ये कंपाउंड ए है, कंपाउंड कुछ ए है, जो कि क्या कर रहा है आपसे H2PT कर रहा है, पीटी कर रहा है ये, और यहाँ पर आपने हॉट कैमरोफोर H+ लिखा है, तो यहाँ पर आपका ये वाला कंपाउंड बन रहा है, यहाँ COH था, यहाँ पर भी COH था, एंड यहाँ पर बेटा आपका ऐसा कुछ बना है, so this compound A would be like this, यहाँ पर, यहाँ से आपने हाइड्रोजन कराया होगा तो ये बन रहा है, और इस वाले देखो इससे जुड़े हुए कार्बन से यहाँ पर COH H है ना, तो कन्वर्ट किस में होता है, वो COH में कन्वर्ट होता है, तो इट इज लाइक ऐसा। आर्जिनिन ट्रिप्टोफैन और एसेंशियल अमीनो एसिड, सत्यवचन जी सही बात है। ग्लाइसिन डज नॉट हैव, बिल्कुल सही बात है, ग्लाइसिन ही कैसा होता है जिसके अंदर कायरल सेंटर नहीं होता है, ग्लाइसिन ही एक ऐसा होता है देखो अमीनो एसिड्स में क्या होता है, कार्बन होता है जी, एक H होता है, एक NH2 होता है जी आपके पास, एक C बेसिकली एक H होता है, एक आपके पास R होता है, एक आपके पास COOH होता है, इट इज द जो मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन है अमीनो एसिड्स की। लेट्स से अगर मैं R की वैल्यू ही H डाल देता हूँ, लेट्स से R की वैल्यू क्या डाल देता है H, तो अगर ये R H नहीं है पहली बात तो ये सेंटर कायरल बन जाएगा, और अगर R H है तो कार्बन इज नॉट कायरल, एंड R इज नॉट इक्वल टू H, दैट मीन्स C इज मतलब कायरल है फिर वो, क्योंकि ये एक 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 सारे डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएंगे। तो अगर आर एच के बराबर आ गया तो एक एच तो पहले से ही है, एक एच और आर है, तो दो एटम सेम हो गए। आपको पता है कि कायरल की डेफिनेशन क्या है कि चारों ही एटम अलग अलग होने चाहिए, तो आर की वैल्यू जो एच होती है वो आती है ग्लाइसिन के अंदर, तो ग्लाइसिन के अंदर आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, एच के इक्वल आ जाती है, इस वजह से जो ग्लाइसिन है आपका वो कैसा बन जाता है आपका एक आयरन, ठीक है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, तो यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे। बेंजीन दे रखी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दे रखा है, कलेक्टिविटी इज नोन एज द, यस, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़िए बेटा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या कराएगा जी, ए हो जाएगी आपकी नाइट्रोबेंजीन, ये क्या हो जाएगी आपकी नाइट्रोबेंजीन, उस पर आपने क्या करा SNHCl कराया है, SNHCl इसको रिड्यूस करा देगा जी, और इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं इसी नाइट्रोबेंजीन पर LAH डाल देता हूँ, LiH4 डाल देता हूँ, तो आपका ये NH2 ये नहीं बनने वाला, NH2 ये बनने नहीं वाला, वहाँ पर क्या हो जाती है कपलिंग हो जाएगी, इस केस में यहाँ नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा बनता है, देखिए मैंने आपको बताया भी है क्लास में, कुछ यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, LH की वजह में ये होता है, खैर उसने कोई कुछ करा नहीं। उसके बाद उसने ग्रुप प्रोटेक्शन करवाई है CH3CO, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 तोड़ देंगे जी, हटा देंगे, और कुछ ऐसा बन जाएगा जी NHC डबल बॉन्ड O CH3, कौन है आपका जी, ये C है ना, ग्रुप प्रोटेक्शन कराई है, बिकॉज प्लस एम इफेक्ट ऑफ एनिलीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वो ऑर्थो पैरा हर जगह ही ठोक देता है, फ्रीक्वेंसी ऑर्थो पैरा पर बहुत बढ़ जाती है।
ठीक है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग। खैर उसने क्या करा फिर उसके बाद, वापस से उसने क्या करा, नाइट्रेशन करा। अब देखिए, अब इसका जो लोन पेयर है ना वो बेटा इस वाले पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, राइट। और बेंजीन के अंदर अगर मैं पाई बॉन्ड दिखा दूं आपको, तो इसका लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है। इसी को ही हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन में है भाई इसका लोन पेयर, है ना। इसका लोन पेयर एक ही चीज़ कह रहा है कि मुझे तुमसे, इसका लोन पेयर एक ही चीज़ कह रहा है, मुझे तुमसे भी प्यार है और मुझे तुमसे भी प्यार है। फर्क इतना है कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, ये नहीं हो रहा, तुमसे भी है। काम काम की बात समझो ना। लोन पेयर नाइट्रोजन का सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में ना होके बगल वाले सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप के साथ भी क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है। तो अगर मेरा एक ही लोन पेयर अब दो दो जगह बिजी है, तो एक जगह को मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा, एक जगह को मैं उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पा रहा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसका लोन पेयर रिंग में भी आ रहा है, वहां भी जा रहा है। तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़नी चाहिए थी, जैसे अगर मैं सिर्फ एनिलीन बनाता, अगर बेटा मैंने सिर्फ एनिलीन बनाई होती यहाँ पर, तो एनिलीन का इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ रिंग को ही आएगा। तो ये लोन पेयर कह रहा है कि मुझे रिंग से ही प्यार है बस। तो इससे क्या हो रहा है, इस रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट इन केस अगर आपने यहाँ पर ग्रुप प्रोटेक्शन करवाई है, तो इस रिंग पर उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी, और मेजर आपका ये वाला रहता है बिकॉज हिंड्रेंस के कारण। अब मैं यहाँ पर नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ बेटा, मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ। और अब कुछ रहेगा NH सी डबल बॉन्ड O, इधर क्या रहेगा CH3, इधर रहेगा जी रिंग हमारी। इस केस पे NO2 जुड़ जाएगा। और अब फिर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, तो फिर इसको तोड़ेंगे जी। और ऊपर हमारी NH2 रहेगी, नीचे हमारी पैरा पोजिशन पर NO2 रहने वाला है। इसी को मैं नाम देता हूँ पी नाइट्रो, पी नाइट्रो एनिलीन। अब जी इसमें आपको गिनना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो आपके पास जो E है, पहली बात तो आंसर क्या है, इट इज NH2, NO2 ऐसा है। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, सो इट इज नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 2, सो इट इज 28 ग्राम्स। डिवाइड बाई मोलर मास कितना है, कार्बन कितने हैं टोटल 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1 2 4 हैं, N कितने हैं 2 हैं, और H ऊपर 2 हैं, तो बेसिकली इसको मैं H6 ही लिख देता हूँ। H 2 है और कार्बन 6 हैं ये, तो 4 तो हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर भी हैं। N कितने हैं 2 है, O कितने हैं 2 है। ठीक है, तो इसका आपको मोलर मास निकाल लेना है। कार्बन इंटू इट इज 72 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 32 ग्राम्स। तो आप देख लो, सिंपल सिंपल है भाई, ये 27 और 28, 72 और 28 कितना हो गया 100, 100 और 32 132, 132 और 6 138। सो इट इज 138 गुना 100 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से आपकी आ जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करूँ अगेन, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इट इज 2800 divided by 138, it is 20 point, approximately it is coming out to be 20.289%, right. So it is 20.289%. नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो भाई, सबसे पहले जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, बट कभी भी लाइक चार्जेस सबसे ज़्यादा पास नहीं रहने चाहिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ठीक है जी, अनलाइक है। पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, दूर दूर हैं, पर पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ बहुत पास हैं, तो ये सबसे अनस्टेबल है ये, देखते ही हो रहा था ये तो। ओके जी, पी पर हमने कराया है अमोनिया हीट, तो भाई एसिड रहा होगा। उसके बाद कुछ क्यों बना है, फिर आपने हॉफमैन ब्रोमाइड करवा दी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मेरा जो पी है वो मेरा पी ये है, पी ये रहा होगा। फिर मैंने NH3 ली होगी, हीट कराई होगी जी, मेरा कुछ ऐसा बन गया होगा C डबल बॉन्ड O NH2। और फिर मैंने क्या कराया है बेटा, Br2 KOH, तो CO को गायब कर देगा वो, और सीधा मेरी एनिलीन मेरा मेजर आंसर रहेगा।
तो COH TONH2 बेंजीनामाइड एंड बिल्कुल सही है, ठीक है। P is a compound which gives positive iodoform. देखो, P is a compound which gives positive iodoform and but doesn't give Tollens test. मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग बड़ी ज़रूरी है। मार्क माय वर्ड्स, आप जाइए पेज नंबर 240 एनसीईआरटी का, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 240 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे लेफ्ट साइड पर ऊपर टॉप थर्ड रिएक्शन लिखी हुई है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप करके लिखा हुआ है बाय NaOX, दैट इज सोडियम हाइपोहेलाइट। उसने ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ, उसने क्या कहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ में अगर CH3 हो, या फिर CH के ऊपर OH हो और फिर CH3 हो, सो दे गिव्स द हेलोफॉर्म्स टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है जी, CH3 ऑक्सीडाइज हो जाता, CH3 हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रेस्ट वाला जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एनसीईआरटी ये चीज लिखती है कि सेकंड, उस दो पैराग्राफ्स हैं उसमें सेकंड पैराग्राफ में वो चीज क्या लिखती है एग्जैक्ट, बेटा पेज नंबर 240 एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है। यही जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपसे इसके ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में, आप जाइए इसी क्वेश्चन को जो जेई मेंस में क्वेश्चन आया है 2026 में, इसी सेशन में जो क्वेश्चन आया है, इसी सेशन का 2026 का जेई मेंस का क्वेश्चन, आप जाइए एनसीईआरटी खोलिए पेज नंबर 240, लेफ्ट साइड टॉप मोस्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसके नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, C8H8O is an organic compound, it reacts with the 2,4-DNP and gives the tolerance that it decolonizes the bromine water, ऐसा करके लिखा हुआ है उसने, पूरा एग्जैक्ट सेम है, बट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस इन फेनिक्स रिएजेंट। फिर उसने वही स्टेटमेंट लिखी है, फिर उसने लिखा है सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX आयोडोफॉर्म रिएक्ट्स विद, उसने लिखा है सीधा आयोडीन I2 reacts with NaOI sodium hypoiodide is used for the detection of CH3CO group and CHOH group, but it does not interfere with the C double bond C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं छेड़ता। तो सीधा सम प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखिए प्रॉपर, ठीक है। अगर आप डिटेल एनसीईआरटी, लोग समझते हैं आसान है, एनसीईआरटी आसान नहीं है। एनसीईआरटी को एनालाइज करिए, एनसीईआरटी की इज्जत करिए थोड़ी सी। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी शानदार है, उसको पढ़ो अच्छे से, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टिक फॉर्म में लिखी गई हैं, हिडन फॉर्म में है। आप हेलो फॉर्म कह रहा है आपसे C डबल बॉन्ड ओ CH3, मुझे या तो ये ला दो या मुझे ला दो जी CHOH के साथ CH3, ये ला दो, मैं दोनों में से किसी के साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो जो ये लाएगा वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। दूसरा टॉलेंस क्या कह रहा है मेरे से, टॉलेंस रिएजेंट क्या कहता है, टॉलेंस रिएजेंट का कहना है कि जी मुझे आप सबसे पहले C डबल बॉन्डो H ला के दो, जैसे वो कह रहा है CO ये लाना है, टॉलेंस कहता है मुझे C डबल बॉन्डो H ला के दो, या फिर मुझे क्या ला के दो साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ला के दो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होते हैं C डबल बॉन्डो, इसके बगल वाले कार्बन पर अगर OH प्रेजेंट है, C डबल बॉन्डो कार्बन इसके बगल वाले कार्बन पर अगर OH प्रेजेंट है तो कर जाएगा वो रिएक्ट। या फिर टर्मिनल एल्काइंस लेके आओ, या फिर थर्ड लेके आओ बस हेमी ले आओ, हेमी एसिटल्स। हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, कार्बन पर अगर OH हो, उसी कार्बन पर अगर OMe ग्रुप हो, बेसिकली कार्बन एटम पर अगर एक हो OH ग्रुप, एक हो OR ग्रुप, एक उस पर हो H और एक हो R, तो इसको ही, इसी को हेमी एसिटल बोला गया है। तो टॉलेंस किसके साथ रिएक्ट करता है, या तो सी डबल बॉन्ड OH दे रखा हो उसने, या तो उसने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन दे रखा हो, या उसने हेमिसिटल दे रखा हो, जो बेसिक जिसके अंदर CHO है नहीं पर वो CHO बना सकते हैं। फोर्थ टर्मिनल एल्काइंस, फोर्थ है टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस के साथ भी कर जाते हैं, पर यहाँ ध्यान रखना वाइट पीपीटी देते हैं लोग, सिल्वर मिनट टेस्ट नहीं देते। अब आप चेक करिए पी एक ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, हेलोफॉर्म दे रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर C डबल बॉन्ड CH, या तो ये वाला सेगमेंट है या फिर ये वाला सेगमेंट पक्का है, तो चाहे C डबल बॉन्ड CH3 है, बिल्कुल तो आयोडोफॉर्म आएगा। एंड टॉलेंस के लिए C डबल बॉन्ड H, इसमें तो C डबल बॉन्ड CH3 दिख रहा है, पर आप चेक करो यहाँ पर इस वाले CH पर ये हेमीसेटल वाला पार्ट दिख रहा है बेटा मुझको, ये हेमीसेटल दिख रहा है, CH ऊपर क्या है OH, नीचे क्या है O, और ये रहा CH3 R ग्रुप, तो ये हेमी एसिटल वाला पार्ट भी दिख रहा है मुझको,
सो ये आयोडोफोम भी देगा प्लस टॉलेंस भी दे देगा। आप नीचे आइए, CH पर OH है, उसके बगल में CH3, तो यहाँ से आयोडोफोम आ गया है। CH के ऊपर OH है, बगल में CH3 आयोडोफोम। टॉलेंस के लिए C डबल बॉन्ड OH, देखो C डबल बॉन्ड O दिखा, बट बगल में H नहीं दिख रहा। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी नहीं है, हेमी एसिटल भी नहीं है, तो ये आयोडोफोम देगा और टॉलेंस नहीं देगा, तो ये आंसर होगा। ये आपका आयोडोफोम तो देगा बट टॉलेंस नहीं देगा। ब्यूटीन टू ब्यूटूइन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अजी नहीं जी, POS आ जाती है बीच में, ऐसे ही कटता है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सपाट ऐसी काट मॉलिक्यूल कट। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर फंक्शनल आइसोमर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, बिल्कुल सही बात है। पेंटेन 3 एंड पेंटेन 2 डाइमिथाइल आर चेन आइसोमर्स। पेंटेन हो गया और आपका ये हो गया, बिल्कुल है, चेन आइसोमर्स भी है। दिक्कत क्या है इसमें, ब्यूटूइन शोज ऑप्टिकल, ना जी ना, BNC थी फिर तो करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसको मैं कराऊंगा लास्ट क्लास में, लास्ट में इसको देखेंगे बेसिकली क्या है। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 तरफ लेके जा रहा है। क्वालिटी ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, FPSB, ओके। फ्लोरीन यहाँ कहीं आता है, बोरोन यहाँ कहीं आता है, उसके नीचे नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, उसके बगल में आता है सल्फर। अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को चेक कर लूँ, अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देखूँ, तो मुझे पता है लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एंड टॉप से बॉटम आने पर ये कम होती है, इंक्रीज होती है। एंड दूसरी बात, P3 की P4 से ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी H2 की ज़्यादा होती है P1 से। बेसिक बेसिक बातें हैं। अब ये क्या है, 2P1 है, वो 2P5 है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज़्यादा रहेगी बोरोन से। और इधर क्या है, ये 3P3 है, ये 3P4 है, तो लेफ्ट साइड बढ़ती है, तो सल्फर की बढ़नी चाहिए, पर ये P3 है मोर स्टेबल, इट इज़ P देन इट इज़ S। तो फ्लोरीन फिर बोरोन फिर P फिर S होना चाहिए था, इसी कह रहा है फ्लोरीन फिर B, तो ये ऑर्डर ही इनकरेक्ट है, और यही आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है इस बार आपको। भाई बहुत आसान सवाल है। मैंगनीज आयन अंडरगोज अ डिस्प्रोपोर्शन, भाई जी देखो डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर MnO4 - 2 है, तो इसमें ये +6 पर है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो ये +7 पी जाएगा, ऑब्वियसली एक और एक +4 पर जाता है। भाई अगर डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो अगर +6 से ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो +6 से ऊपर +7 पी जा सकते हो। तो ये तो बेटा आपको देखो, ये तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस किसमें है, 2 पे है, यहाँ +4 पे है, तो +6 से ऊपर जाना है एक बार, तो ये कतई नहीं हो सकता। यहाँ देखो ये +2 पर है, ये +7 पर है, तो +6 से ऊपर +7 जाता है, और +6 से नीचे कहा जाता है +4 पर आता है, तो ए ऑप्शन है इसका, सीधा NCERT का सवाल है। सपाट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ PbO एंड ओके ओके ओवर, अरे एम्फोटेरिक, ना जी ना, एसिडिक आ जाते हैं। AlCl3BH3BH2 एंड आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बिल्कुल सही बात है। NO2 के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, रेडिकल इसलिए वो डाइमराइज करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बट 2 इज करेक्ट, बिल्कुल फोर्थ स्टेटमेंट है इसका आंसर। Out of the following, how many compounds are having the geometry tetrahedral? NH4 sp3 tetrahedral रहता है, HCF4 डायरेक्ट नंबर कितना, डायरेक्ट नंबर 6, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप स्क्वायर प्लेनर, NiCl4 माइनस, अच्छा जी, टेट्राहेड्रल, sp3 Cl माइनस इज WFLV फील्ड लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर प्लेटिनम पैलेडियम वाले ये सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, DsP2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 बना, BF3sp2 है, NiCO4 NCRT देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में sp3 के बना एग्जांपल, ये sp3 है, ये sp3 ये sp3, तो आंसर इज
3। ठीक है, आंसर कितना होगा? 3 होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये सेशन बड़ा एनर्जेटिक लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्कॉलर्स अकेडमी एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।